नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सलमान खुर्शीद ने आईएसआईएस और बोको हराम से की हिंदुत्व की तुलना, भड़की बीजेपी, कहा सलमान ने किया भारत का अपमान, सोनिया गांधी दे जवाब। अखिलेश के बाद ओम प्रकाश राजभर का जागा जिन्ना प्रेम, राजभर बोले अगर जिन्ना भारत के पहले पीएम बनते तो देश का बंटवारा नहीं होता। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड लैंड केस में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी, नवाब मलिक के अंडर आता है मंत्रालय, बढ़ सकती हैं उनकी मुश्किलें। वानखेड़े के पिता के दायर मानहानि केस में बढ़ी नवाब मलिक की मुश्किलें, दोबारा दाखिल करना होगा जवाब, नवाब को फडणवीस की पत्नी ने भी दिया मानहानि का नोटिस। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर का कहर, सरकार ने दी चेतावनी, पिछली लहरों से भी ज्यादा है खतरनाक। सबसे पहले बात करेंगे सलमान खुर्शीद की। हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जहर उगला और हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम और आईएसआईएस से की है। सलमान खुर्शीद की इस जहरीली मानसिकता के खिलाफ विवाद खड़ा हो गया है। 2 वकीलों ने पुलिस से सलमान पर एक्शन लेने के लिए शिकायत की, तो वहीं बीजेपी ने सलमान खुर्शीद पर निशाना भी साधा और कहा कि ये सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा को भी ठेस पहुंचाती है। और राहुल सोनिया के इशारे पर सलमान खुर्शीद ने ऐसा किया है। साथ ही बीजेपी ने सलमान खुर्शीद को कांग्रेस से बर्खास्त करने की मांग की है। डॉक्टर साहब, सलमान खुर्शीद जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस की विचारधारा का पता चलता है? देखिए, ये कांग्रेस की विचारधारा तो कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। इसलिए जो मीडिया में चल रहा है विचारधारा के बारे में, वो बिल्कुल ही बेकार की बातें हैं। सलमान खुर्शीद साहब सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, कानून के ज्ञाता हैं और उनको ये मालूम है कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के मसले के ऊपर अपना वर्डिक्ट दे चुका है और वो कह चुका है कि हिंदुत्व को कभी भी फंडामेंटलिज्म से नहीं जोड़ा जा सकता। इसके बावजूद वो आतंकी संगठन बोको हराम और आईएसआईएस से उसे जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रैटेजी है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? ये कांग्रेस पार्टी चुनावी हिंदू बन जाती है उन राज्यों में जहां 10% से कम मुस्लिम वोटर्स होते हैं। गुजरात में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, जहां कहीं भी मुस्लिम कम होंगे, राहुल गांधी जनेऊ शर्ट के ऊपर पहन करके घूमने लगते हैं। और जहां मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा होते हैं और बड़े ही निर्णायक स्थिति में होते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को गाली देना शुरू कर देती है। ये एक स्ट्रैटेजी है। अब ये सलमान खुर्शीद कौन है? सलमान खुर्शीद दरअसल प्रियंका वाड्रा के सबसे बड़े हिटमैन हैं। यूपी में चुनाव जीतना है, मुसलमानों का वोट अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता है, जमानत जब्त हो जाएगी, सिंगल डिजिट से वो डबल डिजिट में नहीं जा पाएंगे, 10 सीटें भी नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी को, जैसा कि पिछली बार हुआ। अब सलमान खुर्शीद को लगाया गया कि सारे मौलवी मौलानाओं से बातचीत कीजिए, लिफाफा भेजिए, उनको मनाइए, अपने तरफ रखिए। और उसी सिलसिले में ये माइनॉरिटी वोट के चक्कर में जब एक स्टेप आगे ले लिया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा कि जिन्ना महान है, मुसलमान खुश हो जाएंगे, अब देखिए सारे लोग वहाँ पे अब जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं, तो उसका ये जवाबी कार्रवाई है। बीजेपी तो कूद पड़ी, लेकिन ये आपस में ही ये विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोट के लिए रसाकसी कर रही हैं और इसलिए उन्होंने अपनी किताब के जरिए हिंदुज़म को, हिंदुत्व को, बीजेपी को, आरएसएस को, हिंदूवादी संगठनों को गाली देने का काम किया है। ये इनकी स्ट्रेटजी है कि ताकि मुसलमान खुश हो जाए। अब मुसलमान खुश हो या ना हो, योगी जी नाराज़ हो गए। अब योगी जी के हाथ में इन्होंने एक ऐसा मुद्दा दे दिया है कि कल अब कोई ये नहीं कहेगा कि इस चुनाव में कम्युनलिज्म का, पोलराइजेशन का ये जो मसला यूपी में आएगा, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी। क्योंकि शुरुआत अखिलेश यादव ने की, जिन्ना को डाल के
उसके बाद एक कदम आगे बढ़ा करके सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व को इस्लामिक जिहाद से जोड़ दिया। तो अब इसकी जवाबी कार्रवाई इन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी महंगी साबित होगी। जी डॉक्टर साहब, अब बात जिन्ना के जिन पर। यूपी में एक बार फिर जिन्ना का जिन बाहर आ गया है। अखिलेश के बाद अब उनकी पार्टी से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना प्रेम दिखाया है। राजभर ने कहा कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का आज बंटवारा ना हुआ होता। इससे पहले अखिलेश यादव भी जिन्ना का समर्थन करते नजर आए थे। अखिलेश ने अपने बयान में कहा था कि सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को स्वतंत्र करवाया। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव के बाद राजभर का भी प्रेम जिन्ना के लिए बाहर आता दिख रहा है। ये लोग किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं यूपी में? बिल्कुल अपनी राजनीति कर रहे हैं, यही इनकी राजनीति है। अभी अखिलेश ने कहा, राजभर ने कहा, और तो और अखिलेश यादव की पार्टी के विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं जी, उन्होंने भी कह दिया। अभी और भी लोग कहेंगे। टेलीविजन चैनल के ऊपर जब बहस होता है तो आप देखिए किस तरीके से ये जिन्ना को लेकर के अपनी राय रखते हैं खुल्लम खुल्ला। ये क्यों हो रहा है, इस मानसिकता को समझिए। झगड़ा 18% मुस्लिम वोटर्स का है, वो भी 18% मुस्लिम वोटर्स यूपी में कहाँ हैं, तो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर, जहां इनकी संख्या 40 से 70% के आसपास है। कई सारे इस तरह के 100 कंस्टिट्यूंसी में जहां ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर हैं। मुस्लिम वोटर जिधर चाहेगा, जिसे चाहेगा उसे जिता देगा, जिसे हराना चाहेगा हरा देगा। तो ये पूरी जद्दोजहद, ये सलमान खुर्शीद ने किताब लिख दी। हिंदुओं को एक तरफ गाली दी जा रही है और दूसरी तरफ जिन्ना को मसीहा बताया जा रहा है, महापुरुष बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूपी का हिंदू क्या करता है। क्या उस तरह के लोगों के साथ खड़ा होता है जिस शख्स ने लाखों हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद कर दी, लाशों से भरी ट्रेन पाकिस्तान से आया करती थी, जो शख्स हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, उसको पूजने वाले लोगों के साथ यूपी के मतदाता खड़े होते हैं, या फिर उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो जिन्ना को विलेन मानते हैं। इसी का फैसला होना है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो राजनीति है सेकुलरिज्म की, उसका असली चेहरा देश के सामने आ रहा है। हिंदुओं को गाली दो, जिन्ना को मसीहा बताओ, महापुरुष बताओ, ये राजनीति अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब बात नवाब मलिक की। ड्रग्स केस से बौखलाए नवाब मलिक की अब दूसरे केस में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड लैंड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पुणे के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। मामला वक्फ बोर्ड से संबंधित जमीन की अवैध बिक्री से जुड़ा हुआ है और खास बात यह है कि ये वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ईडी की कार्रवाई भी ऐसे समय पर हुई है जब नवाब मलिक वानखेड़े और फडणवीस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की बेटी ने और दामाद समीर खान ने फडणवीस को 5 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसके पलटवार में फडणवीस की पत्नी अमृता ने भी नवाब को मानहानि का नोटिस दिया और 48 घंटे के अंदर नवाब को ट्वीट डिलीट करने की चेतावनी दी। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक भी अब जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुके हैं। फडणवीस के आरोपों से नवाब मलिक इतना बौखला क्यों रहे? देखिए, ये ईडी का नाम सुनते ही महाराष्ट्र की जो सरकार है, उसके जो मंत्री हैं, उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। क्या हुआ है? ये माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन गलत तरीके से उसे दिखा करके कुछ लोगों ने बाकायदा उससे पैसे उठाए हैं 8 करोड़ के आसपास का, और ये जो क्लियरेंस मिला वो क्लियरेंस इस मंत्रालय से मिलेगा। वो लोग बैंक से पैसे भी उठा लिए और उसके बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कह दिया गया कि जो दस्तावेज जो बैंक में दिए गए हैं लोन के लिए वो फर्जी है। वाह, एक तो मैंने पूरा घपलेबाजी। एक तो वक्फ बोर्ड के ऊपर आप इस तरह से आप वो शो नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड की जमीन कोई नहीं ले सकता, आप कोई बैंक उसको अपने अंडर नहीं ले सकता। आप उसको दिखा करके आप, तो ये भ्रष्टाचार घोटाला, तो भ्रष्टाचार घोटाला तो आम बात है, वहाँ हिंदुस्तान में ये सब सारी चीज़ें होते रहती हैं। लेकिन ये जो ईडी ने किया है, इससे परेशान
तो ज़रूर हो रहे होंगे नवाब मलिक, क्योंकि पता नहीं अब उनको बुला करके पूछताछ की जाए, अब उन एक अलग मसला चालू हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को बचने के लिए आप देखिए क्या होता है। नवाब मलिक की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया, तो देवेंद्र फडणवीस की वाइफ ने मलिक के ऊपर मानहानि का दावा ठोकने का उन्होंने चेतावनी दी कि 48 घंटे का नोटिस दे रही हूं, ट्वीट्स को आप डिलीट करो। तो ये पूरा का पूरा मसला एक तो पॉलिटिकल रियाल में है। एक राजनेता दूसरे राजनेता के ऊपर मानहानि का दावा करें, इस तरह की नोटिसेस भेजें, इसका कोई खास माने मतलब नहीं है। माने मतलब क्या है? जो कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई ईडी कर रही है, और वो नवाब मलिक के लिए मुश्किल से भरा एक बहुत बड़ा सबब होगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर भी नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। वानखेड़े और उनके परिवार पर आरोप लगाकर नवाब मलिक बुरे फंस चुके हैं। अब नवाब के खिलाफ वानखेड़े के पिता के दायर मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने नवाब मलिक से वानखेड़े से जुड़े दस्तावेज के सत्यापन पर एक और हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में 12 नवंबर को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ वानखेड़े के परिवार ने एससी आयोग में नवाब की शिकायत की है और एक्शन लेने की मांग की है। तो वहीं ड्रग्स में एनसीबी ने जांच तेज कर दी है और प्रभाकर सेल से पूछताछ में एनसीबी के हाथ एक चैट लगी है, जिसमें केपी गोसावी प्रभाकर सेल के साथ मिलकर ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद वसूली का प्लान बना रहा था। गोसावी को पहले से ही पता था कि ड्रग्स पार्टी में कौन कौन आने वाला है। उसने पहले से ही वो लिस्ट प्रभाकर सेल को दे दी थी। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक तो अपने बिछाए हुए जाल में फंस ही गए हैं। दूसरी तरफ प्रभाकर और गोसावी की चैट से बहुत बड़े बड़े खुलासे देखिए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपने बता दी कि अलग अलग चीज़ों में। एक तो मुंबई की तरफ से जो एसआईटी बनाई गई है उसकी जांच एक अलग चल रही है, वो क्या करेगी उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। दूसरी तरफ एनसीबी भी जांच कर रही है, वो भी सेम केसेस में। ये दोनों अलग अलग मसले हैं, दोनों की खबरें अलग अलग होंगी, दर्शक कंफ्यूज भी कर जाते हैं उसमें। तीसरा मसला जो आपने उठाया वो उठाया कि जो कोर्ट के अंदर नवाब मलिक को जवाब देना है। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई इसमें कुछ बताने के लायक नहीं है हमारे पास, ये होल्ड नहीं करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो होल्ड नहीं करता। और जो सुनवाई के दौरान क्या हुआ उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, दो बातें हुई। पहली बात ये कि जो समीर वानखेड़े के परिवार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं अनर्गल। तो कोर्ट ने ये कहा कि समीर वानखेड़े एक पब्लिक सर्वेंट है, वो सरकारी अधिकारी हैं, तो उनकी समीक्षा, उनके काम काज की समीक्षा कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। लेकिन नवाब मलिक के वकील से कोर्ट ने कहा कि आपको दिक्कत क्या है सारे सबूतों को यहां देने में? वो सबूत आप ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, लिखित जवाब नहीं दे सकते। तो ट्विटर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन कोर्ट में अगर आप कोई हलफनामा अगर आप देते हो, जो देने से ये बचना चाह रहे हैं। वकील ने वक्त मांगा, कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो कुछ भी कहते हो क्या उसको आप पूरी तरीके से उसका पुष्टि करते हो या नहीं करते हो, या टीवी के सामने आप आए, ट्विटर के सामने आए, बिना वेरीफाई किए हुए कुछ भी आप लिख देते हैं। जज ने ये पूछा, तो जज के रुख को देखते हुए नवाब मलिक के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड कुछ वक्त और दीजिए, जवाब दिया जाएगा। तो 12 तारीख को फिर उनको जवाब देना है। नोट करने वाली बात क्या है, ये तमाम जो आरोप लगाए गए हैं अगर इनके पास सबूत होते तो वो कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट हलफनामा के तहत उसे कोर्ट में नवाब मलिक जमा करा चुके होते। सबूत है नहीं और इतना बड़ा बवाल मच गया, तो कोर्ट में तो उन्हें अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करनी पड़ेगी। और जो इस वक्त लग रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत में, मुश्किल में नवाब मलिक फंसते चले जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर कोरोना के कोहराम पर। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। किसी न किसी देश में ये फिर से अपना फन उठा रही है। फ्रांस में कोरोना वायरस की 5वीं लहर की शुरुआत की खबरें आ रही हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना महामारी की 5वीं लहर की शुरुआत की पुष्टि की है और एक एक दिन में यहां 11,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना की 5वीं लहर पिछली लहरों की तुलना में ज्यादा गंभीर हो सकती है, इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। डॉक्टर साहब, कोरोना की 5वीं लहर की चेतावनी आ गई है, लोगों को ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, ये बहुत ही सनसनीखेज खबर है। हिंदुस्तान में लोगों को लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन यूरोप से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बाकायदा हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या हिंदुस्तान में फिर से उसी तरह की कड़ाई करने की आवश्यकता है या नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और फेस्टिवल का टाइम है, जिस तरीके से लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, सिनेमा हॉल्स खोल दिए गए हैं, लोग स्कूलों को खोलने की बात कर रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है। फ्रांस में फिर से ये 5th लहर है और एक दिन के अंदर 11,000 केसेस, ये तो पीक टाइम में आया करता था। अब फ्रांस में ये हो रहा है तो यकीन मानिए कि बहुत जल्द ये स्पेन, इटली, इंग्लैंड, ये हर जगह भागेगा। और तो और खबर मॉस्को से भी आ रही है कि रूस में भी बहुत तेज़ी से कोरोना अपने पैर को पसार रहा है। तो ये एक चेतावनी है, ये एक थ्रेट है। हिंदुस्तान की सरकार, राज्य सरकार, सब लोगों को फिर से चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन हो या फिर तमाम जो एपरेटस जिसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए किया जाता है, पिछली बार की तरह सरकार हाथ ना खड़ा करे, वैसी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है और जनता को भी सजग रहने की आवश्यकता है। कम से कम घर से निकलें और निकलते भी हैं तो सैनिटाइज़र और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरी तरीके से परहेज करें, ताकि ये लहर हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ना ले सके। इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।